इतनी इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी हमारी रिसर्च, हमारी हायर एजुकेशन की डिग्री की कोई वक़्त नहीं है। आपके पास सारे कुदरती वसाइल हैं, अफरादी क़ुव्वत है, मेहनती लोग हैं, लेकिन आपकी सिमत जो है कि आप एक इल्म पर मबनी मईशत कायम करें, एक नॉलेज इकॉनमी कायम करें, वो सिमत आपकी नहीं रही, जिसकी वजह से हम खाली घूमते रहे हैं और आगे तरक्की नहीं कर पाए। पाक ऑस्ट्रिया फोकशुले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको पाकिस्तान में ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से मुनफरिद तस्वर किया जा रहा है। इसमें क्या ऐसा है जो मुनफरिद है और क्या ऐसा है जो हमारी यूथ के फ्यूचर को बदल सकता है? दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान में कायम हुई है, जिसमें 8 गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेट कर रही हैं। 3 ऑस्ट्रिया से हैं, 5 चाइना से हैं। खूबसूरत कैंपस है, इस्लामाबाद से तकरीबन 1 घंटा दूर है, बीच में एक लेक है। और इस यूनिवर्सिटी की पहचान जो होगी इस बुनियाद पे नहीं होगी कि कितने PhD प्रोड्यूस कर लिया आपने या कितने पेपर्स छाप लिए, बल्कि इस बुनियाद पे होगी कि कितने कमर्शियल प्रोडक्ट्स आपने डेवलप करे, कितनी सनतें नई कायम हुई आपके रिसर्च की बुनियाद पर, आपकी यूनिवर्सिटी में जो इजादात हुई हैं उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी की ज़िंदगी पे किस हद तक हुआ है। कल की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके लिए हम आज अपने बच्चों को तैयार करें, क्योंकि अभी ये मैकेंजी ग्लोबल की रिपोर्ट आई थी कि $100 खरब का इम्पैक्ट होगा अगले 5 से 6 साल में इन नई टेक्नोलॉजीज़ का जो आ रही हैं। खाली मसनूई जहानत का तकरीबन $16 खरब इम्पैक्ट होगा। इसका 1% भी पाकिस्तान की को मार्केट मिल जाती है तो तकरीबन $160 अरब की इनकम पाकिस्तान को हो सकती है सालाना। Assalamualaikum scientific community, I hope so you all are doing very great. Welcome back to another very exciting episode of the series, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में रिसर्च के हवाले से, साइंस के हवाले से जो भी तरक्की हो रही है, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में आपको आगाह कर सकें। और वी ऑनर्ड के हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि पाकिस्तान में साइंस की और रिसर्च की हिस्ट्री देखी जाए तो उनके बगैर मुकम्मल नहीं होती। वी आर प्लीज टू हैव प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान विद अस, और हम आज इस एपिसोड में उनके एक ख़ास प्रोजेक्ट के ऊपर रोशनी डालेंगे। वेलकम साहब टू द शो। और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन बिफोर मूविंग टूवर्ड आवर मेन टॉपिक ये है कि आपने पाकिस्तान में रिसर्च के लिए, साइंस के लिए और हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनाए, और मेरा ख्याल है कि वो तमाम लोग जो रिसर्च और साइंस में होंगे उनको उन इंस्टीट्यूट्स के नाम भी अच्छे से याद होंगे। हमारा अभी तक शुमार तरक्की पजीर ममालिक में होता है, और इतनी इन्वेस्टमेंट के बावजूद और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारी रिसर्च, हमारी हायर एजुकेशन की डिग्री की कोई वक़्त नहीं है। तो वो कौन से गैप्स हैं जिनको अभी तक फिल नहीं किया गया और जिन पे काम करने की ज़रूरत थी, और अगर हम अपने फ्यूचर प्लानिंग करें तो हमें उनको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। आज की दुनिया इल्म की दुनिया है, और ये वो दुनिया है जिसमें कुदरती वसाइल की अहमियत कम से कम तर होती गई है, और सबसे ज़्यादा अहमियत आज की दुनिया में इंसानी वसाइल की है कि किस अंदाज से आपने तालीम दी और किस अंदाज से अल्लाह ताला ने जो तख्लीकी सलाहियतें हम सब में कूट कूट के भरी हुई हैं उनको उजागर किया। तो किसी मुल्क की तरक्की का जो राज होता है वो चंद सुतून होते हैं जो अगर ना हो तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सबसे पहला और सबसे अहम सुतून जो है वो है तालीम, और सिर्फ आला तालीम नहीं बल्कि बुनियादी तालीम जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्निकल एजुकेशन, फिर आला तालीम, हायर एजुकेशन। तो ये तालीम, और वो मायारी तालीम जो बैनुल अक़वामी मायार की हो, और जिससे आप बचपन से, छोटे से बच्चे के जो जहन है उसकी नशोनुमा सही अंदाज से कर सकें, ताकि वो कल जब बड़ा होता है तो वो एक कौम की सही खिदमत कर सके।
तो तालीम। दूसरा सुतून जो है वो साइंस है, क्योंकि साइंस की दुनिया जो है जिस अंदाज से और जिस तेज़ी से तरक्की की है साइंस ने, कि हर चीज़ हमने देखा कि पिछले 2-3 दिहाइयों में बदल के रह गई है। इंटरनेट आ गया है और बहुत सारी चीज़ें, मैं घंटों लेक्चर दे सकता हूँ इस पर। तीसरा सुतून जो है वो टेक्नोलॉजी है। खाली साइंस, बुनियादी साइंस के बारे में पढ़ लेना वो काफ़ी नहीं है, उसकी अपनी अहमियत होती है, लेकिन जब तक कि वो टेक्नोलॉजी में तब्दील ना हो और वो टेक्नोलॉजी सनतों में और ज़राअत में इस्तेमाल ना हो, जब तक उसका जो असर है वो आम इंसान की ज़िंदगी पे नहीं पड़ता। तो इसलिए टेक्निकल एजुकेशन नहायत अहम है, और सिर्फ वो लो लेवल स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा जिसमें कारपेंटर्स, मैकेनिक्स और दूसरी चीज़ें, बल्कि हाई लेवल टेक्निकल एजुकेशन भी उतनी ही ज़रूरत है, जिसमें आप बैचलर्स, मास्टर्स और दूसरी डिग्रियां दे सकें, उनको उस मयार पे ला सकें ताकि हमारे जो टेक्निकल भी ट्रेन पर्सनस हैं वो कंप्यूटर्स यहाँ पे बना सकें, वो हाई टेक्नोलॉजी गुड्स की तरफ आ सकें। और फिर चौथा सुतून जो है वो है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जिद्दत तराजी, कि आप एक ऐसा माहौल हो जहाँ पर नई नई कंपनियाँ बन सकें जो कि हाई टेक्नोलॉजी जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है उसमें आ सकें, और ऐसी चीज़ें बना सकें जिसकी एक्सपोर्ट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे कमा सकें बाहर के। पाकिस्तान की एक बदकिस्मती रही है कि हम जो है लो वैल्यू एडेड गुड्स के अंदर फंसे हुए हैं। आपकी ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो लो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स हैं और हाई टेक आइटम्स में आप मौजूद ही नहीं हैं। तो जिद्दत तराजी का फ़रोग़ जो है, जिसमें टेक्नोलॉजी पार्क्स का क़याम, जिसके अंदर बिजनेस इंक्यूबेटर्स का क़याम, जिसके अंदर पायलट प्लांट फैसिलिटीज़ का क़याम, ताकि आप बड़े पैमाने पर डेमोन्स्ट्रेट कर सकेंगे जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं वो फीजिबल भी हैं या नहीं, जिसमें वेंचर कैपिटल की मौजूदगी ताकि नई कंपनीज जो हैं उनको वो सरमाया मिल सके जिसके तहत वो आगे चल सके। तो ये चौथा सुतून है। लेकिन सबसे अहम सुतून जो है, जो पांचवा सुतून है और जो बुनियाद है, वो ऐसी हुकूमत जो समझती हो कि उनकी सबसे ज़्यादा असासा जो है वो उनकी अफरादी क़ुव्वत है। पाकिस्तान की तकरीबन 67% आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र की है। ये बहुत बड़ा और बहुत कीमती असासा है, और जब तक ऐसी हुकूमत जिसका ये विजन ना हो कि उनको इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है और आगे बढ़ने के लिए सिर्फ रोड्स और डैम्स और ब्रिजेस बनाने से कौमें नहीं बनती, बल्कि सबसे पहले आपको इंसान बनाने पड़ते हैं, और इसमें तालीम के साथ तरबियत भी बहुत अहमियत रखती है। तो ये जो है ये हमने मिस किया है। पाकिस्तान लो वैल्यू एडेड गुड्स में फंसा रहा है, और इसी वजह से आज पाकिस्तान दुनिया के बहुत कमज़ोर ममालिक में हमारा शुमार होता है। इसके बावजूद कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ से हमें नवाजा है, आपके पास सारे कुदरती वसाइल हैं, अफरादी क़ुव्वत है, मेहनती लोग हैं, लेकिन आपकी सिमत जो है कि आप एक इल्म पर मबनी मईशत कायम करें, एक नॉलेज इकॉनमी कायम करें, वो सिमत आपकी नहीं रही, जिसकी वजह से हम खाली घूमते रहे हैं और आगे तरक्की नहीं कर पाए। ठीक डॉक्टर साहब, मेन पॉइंट जिसको डिस्कस करने के लिए आज हमने आपको जहमत दी है वो आपका एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत इनोवेशन ला सकता है अगर उसके ऊपर सही तरह से काम हो जाए, एंड दैट इज़ द पाक ऑस्ट्रिया फोकसशुले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको पाकिस्तान में ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से मुनफरिद तस्वर किया जा रहा है। मैं ये चाहूँगी कि आप इसके बारे में, इसमें क्या ऐसा है जो मुनफरिद है और क्या ऐसा है जो हमारी यूथ के फ्यूचर को बदल सकता है, आप इसके ऊपर अपने अल्फाज में रोशनी डालें। जी मैंने आज से तकरीबन 15 साल पहले, जब मैं चेयरमैन था हायर एजुकेशन कमीशन का, बल्कि उससे पहले जब मैं मिनिस्टर था साइंस और टेक्नोलॉजी और आईटी और टेलीकॉम का, तो उस ज़माने में मैंने स्कीम बनाई थी कि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारी गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ कायम की जाएँ, जिसमें हमारे बच्चों को मुल्क से बाहर जाए बगैर अच्छे गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज मिल सकें। इस वक्त पाकिस्तान के बच्चे PhD करने बाहर जाते हैं तो ऑन एवरेज तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक बच्चे की तालीम पर, अगर वो यूरोप या अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में जाएं। तो
اس کے تحت بہت سارے پروجیکٹس منظور ہوئے تھے جس میں پاکستان جرمن اور آسٹرین یونیورسٹیز کا قیام لاہور میں ہونا تھا, پاکستان چائنیز یونیورسٹی کا اسلام آباد میں, پاکستان سویڈش انجینئرنگ یونیورسٹیز کا سیالکوٹ میں, اٹالین فرینچ اینڈ کورین کا کراچی میں, اور بہت ساری پروجیکٹ منظور ہو گئی تھیں. لیکن پھر اس کے بعد پھر حکومت تبدیل ہو گئی ہے, وہ پورا پروگرام بدقسمتی سے ختم ہو گیا. تو 2017 میں میں نے کے پی گورنمنٹ سے کہا کہ آپ اگر پروونشل گورنمنٹ اگر اس طرح کے اس آئیڈیا کو لے کے آگے چلتی ہے اور اس کو آپ فنڈ کرتے ہیں تو میں پھر یہاں پر خیبر پختونخوا میں ایک اچھی بین الاقوامی لیول کی یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے تیار ہوں, میں کوشش کر سکتا ہوں. اتفاق سے مجھے آسٹریا کا جو سب سے ہائیسٹ سول ایوارڈ ہے, آرڈر آف گولڈن سیش, وہ مل چکا ہے. چائنا کے سب سے ہائیسٹ ایوارڈ جو ہیں وچ از انٹرنیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کولیبریشن ایوارڈ, جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے مجھے 2 سال پہلے دیا تھا, اس سے پہلے اور بھی ایوارڈ ملے. تو میرے بہت اچھے تعلقات ہیں یورپی ممالک سے اور چائنا سے اور دوسرے ایڈوانس ممالک سے. تو ان تعلقات کی بنیاد پر میں ان کے پروفیسرز کو راضی کر سکتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور انویسٹ کریں اور ایک بین الاقوامی لیول کی ایک یونیورسٹی قائم کریں. اچھا, عام یونیورسٹی کی طرح میں یونیورسٹی نہیں چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ یونیورسٹی ہمارے ہاں ایسی ہو جس میں 3 الگ الگ بہت اہم شاخیں ہوں. ایک شاخ جو ہے وہ فاخوخشولے کی شاخ ہے. یہ فاخوخشولے کیا بلا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر آپ جرمنی جائیں, آسٹریا جائیں, سوئٹزرلینڈ جائیں اور یورپ کے بہت سارے ممالک میں تو وہاں فاخوخشولے پائے جاتے ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹس کی بہت ڈیمانڈ ہے, اس وجہ سے کہ ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ صنعت کے ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہوتی ہے. اس میں ٹریننگ کے دوران اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کافی عرصے تک صنعت کے اندر کام کرتے ہیں اور ان کو تو اس وجہ سے بہت زبردست ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ وہ اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ کریں ان کو جاب مل چکے ہوتے ہیں, اور اس لیے جرمنی میں جیسے کہ مرسیڈیز ہے, BMW ہے, فرانس میں آٹو موبائل انجینئرنگ ہے, کمپیوٹر. تو یہ جو بچے ہیں جنہوں نے بیچلرز اور ماسٹرز فاخوخشولے سے کر رکھا ہو, ہائی لیول ٹیکنیکل ایجوکیشن, نارمل لو لیول اسکل ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں, ہائی لیول بیچلرز اور ماسٹرز ان ہائی لیول ٹیکنیکل ایجوکیشن جو کہ صنعت کی ضروریات کو پورا کر سکیں, تاکہ آپ جو ہائی ٹیکنالوجی انڈسٹریز کی جو میں بات کر رہا تھا وہ جب ہی قائم کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایسا مین پاور ہو جس میں یہ ابیلٹی ہو کہ وہ آپ کے پاس ہائی ٹیک پروڈکٹس بنا سکیں. مین پاور نہیں ہوگا تو آپ ہوا میں تو نہیں کر سکتے. تو میں نے پھر آسٹریا میں بات کری اور وہاں کے 3 یونیورسٹیز جو ہیں وہ راضی ہوئی. ایک گراز میں ہے, ایک انسبرک میں ہے, ایک وینا میں ہے. اور پھر میں نے چائنا میں بات کری اور میں گیا مختلف یونیورسٹیز میں, اور پھر ان کی مختلف یونیورسٹیز میں ہر ایک یونیورسٹی کی اپنی اپنی اسپیشلائزیشن ہے. تو وہاں کی 5 یونیورسٹیز راضی ہوئیں. تو یہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے, دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے جو پاکستان میں قائم ہوئی ہے جس میں 8 غیر ملکی یونیورسٹیز کولیبریٹ کر رہی ہیں. 3 آسٹریا سے ہیں, 5 چائنا سے ہیں. نمبر 1 ایک تو یونیک ڈسٹنکشن یہ ہے. دوسرا اس کا فیچر یہ ہے کہ بچے جو یہاں تعلیم کریں گے ان میں جو بہترین بچے ہوں گے ان کو ہم وظیفہ دے کے 1 سال کے لیے فردر ٹریننگ کے لیے تعلیم کے دوران ہی ہم آسٹریا یا چائنا بھجوائیں گے تاکہ ان کو باہر کا بھی ایکسپوجر ہو, اور پھر ان کو پھر ڈوئل ڈگری ملے گی کہ صرف پاکستانی یونیورسٹی سے ہی ڈگری نہیں ملے گی بلکہ باہر کی یونیورسٹی بھی اپنی ڈگری دے گی. تو یہ اس کے ایک دوسرا پہلو ہے اس کا. ایک تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک پوسٹ گریجویٹ ریسرچ کے سینٹرز آف ایکسلنس ہم قائم کر رہے ہیں. 5 سینٹرز آف ایکسلنس قائم کر رہے ہیں. چائنا اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے ہائی سپیڈ ریلویز میں, جس میں 300 کلومیٹر 350 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ٹرینز وہ چلاتے ہیں. اور آپ جائیں تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے جرمنی اور USA اور کینیڈا ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, فرانس کو, جس انداز سے وہ اس وقت مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اور یہ ہائی سپیڈ ٹرینز. تو ایک تو جو ان کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, جو بیجنگ جیوٹانگ یونیورسٹی ہے اس کے جو کہ اسپیشلائز کرتی ہے ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ میں, تو اس کا ایک سینٹر آف ایکسلنس ان کے ساتھ مل کے قائم ہو رہا ہے. تو دیٹ از 1 سینٹر. پھر ایک اور سینٹر ہم قائم کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, مصنوعی ذہانت کا. تو اس میں 3 یونیورسٹیز انوالوڈ ہیں, جس میں ایک تو آسٹریا کی جو سب سے ایڈوانسڈ یونیورسٹی ہے
मसनूई जहानत के मैदान में जो कि योहान्स केपलर यूनिवर्सिटी कहलाती है, वो राज़ी हुए हैं कि वो हमारे फैकल्टी को ट्रेन करेंगे और स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे और इस सेंटर ऑफ एक्सलेंस में इन्वॉल्व होंगे। और चाइना का जो बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का शेंजन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्वांगडोंग यूनिवर्सिटी का जो वो साथ होंगे। तीसरा एक रिसर्च सेंटर है जो कि इसमें कायम हो रहा है फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज, फूड प्रोसेसिंग। पाकिस्तान एक मुल्क है, एग्रीकल्चर मुल्क है, लेकिन यहाँ से कितना एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ना होने के बराबर हमारी एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। इस वक्त कम से कम $100 अरब की एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए, लेकिन नाम की एक्सपोर्ट्स हैं, क्योंकि हम सही तरीके से उसकी बैनुल-अक़वामी लेवल पे ट्रीटमेंट, फूड्स की पैकेजिंग और सही एक्सपोर्ट, तो उसका एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस कायम हो रहा है। इसी तरह माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सेंटर कायम हो रहा है। तो इसके अंदर एक 3 इसके स्ट्रीम्स होंगी। एक स्ट्रीम फाखोशूले, टेक्निकल एजुकेशन, बैचलर एंड मास्टर्स। दूसरी स्ट्रीम सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस, जिसमें PhD, पोस्ट डॉक्टरल इन सब मैदानों में। और एक तीसरी सबसे अहम स्ट्रीम जो है वो टेक्नोलॉजी पार्क, कि इसमें सनत को लेकर आएंगे हम, चाइनीज सनत, ऑस्ट्रियन सनत, पाकिस्तानी सनत। और यहाँ टेक्नोलॉजी पार्क में प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं हम, कमर्शियल प्रोडक्ट्स। और इस यूनिवर्सिटी की पहचान जो होगी इस बुनियाद पे नहीं होगी कि कितने PhD प्रोड्यूस कर ले आपने या कितने पेपर्स छाप लिए, बल्कि इस बुनियाद पे होगी कि कितने कमर्शियल प्रोडक्ट्स आपने डेवलप करे, कितनी सनतें नई कायम हुई आपके रिसर्च की बुनियाद पर, आपकी यूनिवर्सिटी में जो इजादात हुई हैं उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी की ज़िंदगी पे किस हद तक हुआ है, इस बुनियाद पे। तो टेक्नोलॉजी पार्क के लिए हमने $10 मिलियन की खतीर रकम अलग से मंजूर कराई है और उसमें रखी है, ताकि ये जो है ये एक टेक्नोलॉजी पार्क था कि सनत के साथ लिंकेजेस का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। ये यूनिवर्सिटी अब एस्टैब्लिश हो चुकी है। इसका बेशतर हिस्सा वैसे तो फैकल्टी डेवलप हो रही है और तकरीबन 3 साल और लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, लेकिन बहुत खूबसूरत कैंपस है। इस्लामाबाद से तकरीबन 1 घंटा दूर है, बीच में एक लेक है, आप तो गई होंगी, देखा होगा आपने। इट्स अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी। तो ये पहली यूनिवर्सिटी इस तरह की ये कायम हुई है। इसी मॉडल पे एक और प्रोजेक्ट कोई 16.5 अरब रुपए का मंजूर हुआ है सियालकोट में। सियालकोट में कोई 400 एकड़ जमीन हमने ली है। समरियाल एक जगह है, और वहाँ पे इसी तरह चाइनीज और ऑस्ट्रियंस को हमने राजी किया है, और वो बहुत खुश थे कि हमने बहुत इफेक्टिवली, क्योंकि वहाँ डॉक्टर मुजाहिद हैं, डॉक्टर नासिर अली खान हैं, पूरी टीम मेरी जो थी उन्होंने दिन रात काम करके 2.5 साल के अंदर ये यूनिवर्सिटी जिस तारीख से मंजूर हुई ये प्रोजेक्ट, और जिस तारीख क्लासेस शुरू हुई उसमें सिर्फ 2.5 साल लगे, जबकि यहाँ 10 साल लग जाते हैं। सो विद इन 2.5 years वी सक्सीडेड इन स्टार्टिंग दिस यूनिवर्सिटी। तो इसी तरह की एक यूनिवर्सिटी अब सियालकोट में उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, और इंशाल्लाह अगले साल हम इसकी क्लासेस शुरू कर देंगे, और इसमें भी 5-6 साल लगेंगे पूरी मुकम्मल होने में, लेकिन सियालकोट में शुरू हो गई है। और इसी तरह का मेरा इरादा है कि पूरे पाकिस्तान में एक नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हम कायम करें, जो कि सिर्फ थियोरेटिकल इंजीनियरिंग की फोकस ना हो, बल्कि टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी भी वो वाली टेक्नोलॉजी जो न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, नेक्स्ट जनरेशन जीनोमिक्स है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, वगैरह वगैरह। आई कुड गो ऑन अगेन फॉर आवर्स। सो फोकस ऑन द टेक्नोलॉजीज ऑफ टुमारो। कल की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके लिए हम आज अपने बच्चों को तैयार करें, क्योंकि अभी ये मैकेंजी ग्लोबल की रिपोर्ट आई थी कि $100 खरब का इम्पैक्ट होगा अगले 5 से 6 साल में इन नई टेक्नोलॉजीज का जो आ रही हैं। खाली मसनूई जहानत का तकरीबन $16 खरब इम्पैक्ट होगा, अरब नहीं, 16,000 अरब इम्पैक्ट होगा हर साल ऑफ जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका 1% भी पाकिस्तान की को मार्केट मिल जाती है तो तकरीबन $160 अरब
$1,00,000 की इनकम पाकिस्तान को हो सकती है सालाना, अगर हम मसनूई ज़हानत में अपने बच्चों को तैयार कर लेते हैं उस लेवल पर। तो यही मेरा विजन है कि हम ऐसे यहाँ पे जामियात बनाएं जिसमें हमारे बच्चों को गैर ममालिक में जाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च न करना पड़े, बेहतरीन मायार की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हों। अब ये जो पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी है इसमें 100% PhD लेवल फैकल्टी है इस वक्त, और हमारा इरादा है कि एक भी फैकल्टी मेंबर ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ मास्टर्स होगा, एवरीवन विल हैव अ PhD डिग्री। रेशियो जो है इसी पे मेरा एक क्वेश्चन है कि डेफिनेटली इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वहाँ पर फैकल्टी उसकी बैकबोन है। तो हमारी जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो हायरिंग प्रोसेस होता है फैकल्टी का और इस यूनिवर्सिटी के हायरिंग प्रोसेस में आपने कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो डिफरेंट रखे हैं जो यहाँ की फैकल्टी में मुख्तलिफ हैं? इधर वो पेपर प्रोडक्शन में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं या प्रोडक्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा एक्सपर्ट है? जी बिल्कुल, दरअसल आप एवरेज यूनिवर्सिटी ले लें हमारी पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, तो आपके पास पाकिस्तान में तकरीबन जो रेशियो है फैकल्टी PhD लेवल फैकल्टी टू स्टूडेंट का वो 1:120 के लगभग है। 120 स्टूडेंट पे एक PhD लेवल फैकल्टी है, यानी कि हमारे यहाँ कोई 15,000 PhD लेवल फैकल्टी होंगे और कहीं ज़्यादा आपके पास कोई 15-16 करोड़, ह्यूज नंबर, ह्यूज डिफरेंस। तो इस वजह से इसमें हमने 10:1 का रेशियो रखा है। हर 10 स्टूडेंट पे एक PhD लेवल फैकल्टी है, नंबर 1। नंबर 2, हमने ऐसे लोगों को चुना है जो ऑलरेडी PhD किए हुए हैं फैकल्टी के लिए एडवांस कंट्रीज से इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और दूसरे USA वगैरह से। फिर उनको सबको 12 या 18 महीने के लिए हम ऑस्ट्रिया भेज रहे हैं या चाइना भेज रहे हैं ताकि वो उनका सिस्टम जो है तालीम का उसको यहाँ पे रेप्लिकेट करें, उसको सीखें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, अप्लाइड तालीम किस तरह दी जाती है, इंडस्ट्रीज में जाके किस तरह सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को कि वो टेक्नोलॉजी अब्जॉर्ब करें। तो ये पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग के लिए उसके लिए फंड्स हमने मुहैया किए हैं और इस तरह के बैचेस अब ऑस्ट्रिया जा रहे हैं और चाइना भी जा रहे हैं और ये ट्रेन होके वापस आ रहे हैं और ये जो है फिर ये क्लासेस हमने इस बुनियाद पे शुरू करी हैं। सो द होल आइडिया ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एज आई सेड इज ऑन कमर्शियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और ये सारी यूनिवर्सिटीज जो है उनका फोकस यही है कि ऐसी नई टेक्नोलॉजी सीखें। उससे अभी इस वक्त 10 प्रोडक्ट्स अंडर डेवलपमेंट हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी में, जिनका ज़राअत से भी ताल्लुक़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स से ताल्लुक़ है, कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ है। तो दे आर ऑल अंडर डेवलपमेंट और कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर फिर सनतें बाहर की और हमारी सनतें मिलकर उसको सपोर्ट करती हैं और जब प्रोटोटाइप बन जाता है तो उसको फिर मार्केट में लाते हैं। तो थ्रस्ट जो है इन यूनिवर्सिटीज़ की वो बिल्कुल मुख्तलिफ है आम यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में। इसी वजह से मैंने ये नई यूनिवर्सिटीज़ कायम करने का फैसला किया। एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ को भी अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन उसमें मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ सियासत है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कोई ग्रुप बने हुए हैं। एक नई चीज़ आप जीरो से बना रहे हैं तो आप जो मायार रखना चाहें सिफर से स्टार्ट करना बहुत आसान होता है। फिर आप सख्त से सख्त मायार रख सकते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में आपने मेरे इदारे में विजिट किया है जो कि यूनेस्को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, WHO सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, OIC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। क्या वजह कि हमने उसमें एक ऐसे पैरामीटर्स बिल्ड इन किए हैं कि ओनली द बेस्ट कैन सर्वाइव। तो दिस वाज द होल फिलॉसफी ऑफ एस्टैब्लिशिंग द पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी। और ये जो है इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस और ये इस्लामाबाद में भी एक हमारा इरादा है। हमने कुरी रोड पर 220 एकड़ ज़मीन HEC के पास थी वो ली है और उसमें एक एयरोस्पेस इंजीनियरिंग का सेंटर उसमें कायम होगा। उसमें हमारे एयरफोर्स बहुत करीबली इन्वॉल्व है और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और सेंटर होगा और एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेंटर होगा। उसमें भी टेक्नोलॉजी पार्क में भी द मेजर थ्रस्ट। तो इस वक्त 3 यूनिवर्सिटीज़ पे तेज़ी से काम हो रहा है, नई यूनिवर्सिटीज़ पे, जिसमें हरीपुर was the first one, Sialkot was the second one, and Islamabad will be the third one. And then I'm looking कि इसी तरह की यूनिवर्सिटीज़
सिंध में और दूसरे इलाकों में कायम हों। ठीक। डॉक्टर साहब, वो बच्चे जो पाकिस्तान के दूसरे दूर दराज इलाकों में रहते हैं एंड दे वांट टू गेट एडमिशन, अभी तो हमारे पास एक ही यूनिवर्सिटी है जो एडमिशन ले भी रही है, और वो स्टूडेंट जो कि स्किल बेस्ड एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, क्योंकि अभी तक बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं है। दे वांट जस्ट ट्रेडिशनल डिग्री के अब स्किल का दौर है और स्किल क्या है और उनके सब्जेक्ट में इन्वॉल्व स्किल्स क्या हैं, इन चीज़ों को समझना। तो उनके लिए कैसी अपॉर्चुनिटी है? एक तो डेफिनेटली कोई कोटा है ऐसा जिसमें पाकिस्तान के लोगों, बाकी शहरों के लोगों के लिए भी मखसूस किया हुआ हो, और दूसरा ये कि जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जी, कोटा में तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अच्छा, सिर्फ मेरिट में मेरिट है। ओके, ठीक है। कोटा जो है उससे बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है मुल्क में, क्योंकि उसमें फिर मेरिट को आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन ये इसमें बिलीव करता हूँ कि बहुत टैलेंट है आपका बलूचिस्तान में, सिंध के दूर दराज इलाकों में, वहाँ से बच्चों को लेकर आए, उनके ज़हीन तरीन बच्चों को आप स्पेशल एफर्ट करें, उनको 1 साल ग्रूमिंग करें और ग्रूमिंग के बाद उनको फाखुशूले में एडमिशन दें। तो हमने यहाँ पे इसीलिए 1+3 का जो 4 साल का जो बैचलर्स प्रोग्राम है उसको 1+3 कर रखा है। पहला साल प्रेपरेटरी ईयर है, जिसमें उनको बेसिक जो उनकी कमजोरियां हैं वो दूर की जाती हैं और उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्पीकिंग स्किल्स हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इन सब चीज़ों पे जोर होता है। और फिर वो फॉर्मल एडमिशन फिर होता है 3 साल के फाखुशूले के प्रोग्राम में। तो और फिर हम स्कॉलरशिप्स बिल्ड इन कर रहे हैं कि जो कमज़ोर बच्चे हैं लेकिन मेरिट पे आ रहे हैं, बिल्कुल नंबर अच्छे हैं, मेरिट पे आ रहे हैं, लेकिन वो फ़ी नहीं दे सकते। तो प्रिंसिपल हम ये चाहते हैं कि किसी बच्चे को इस वजह से इनकार ना हो कि साहब उसके वालिद जो हैं वो गरीब हैं और उनको फ़ीस दे नहीं दे सकते। एडमिशन जो है वो सिर्फ काबिलियत की बुनियाद के ऊपर होगा, और फिर यह है कि किस हद तक फ़ी वेवर दिया जाए, वो फिर एक कमेटी होगी, वो डिसाइड करेगी कि किसी बच्चे को 0 फीस पे पढ़ाया जाएगा, किसी बच्चे से पूरी फीस ली जाएगी, किसी बच्चे को 50% दिया जाएगा। वो एक सेकंड स्टेप होगा आफ्टर एडमिशन। वंस यू आर एडमिटेड ऑन मेरिट, उसके बाद फिर ये होगा। तो दिस इज अ सिस्टम। हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है बदकिस्मती से कि HEC भी ये कहने लगा है कि यूनिवर्सिटीज़ को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए और वो फीसें बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल गलत है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में हुकूमत का काम होता है कि वो बच्चों को तालीम दे, और उसमें आप फीसें बढ़ा देंगे तो तालीम महदूद कर देंगे और सिर्फ अमीर बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे, गरीब बच्चों को एलिमिनेट कर देंगे। तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ इस पॉलिसी के, और मैं शुरू से जो HEC के जब मैं चेयरमैन था जब से लेकर अभी तक मेरे यही फलसफा रहा है कि जहाँ मेरिट हो, जहाँ जहानत हो, उसको आप सपोर्ट करें। सही। इसके साथ ही क्वेश्चन डेफिनेटली बच्चे ये जानना चाह रहे होंगे कि कैरिकुलम जो डेवलप हुआ है, जो आपने कहा कि आपने 1+3 किया है, तो किस तरह से मुख्तलिफ है हमारे ट्रेडिशनल कैरिकुलम से, और इसकी डेवलपमेंट में कौन किस किस का रोल है? आपका रोल है, जो हमारी कोलैबोरेटिव यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया है। हम करिकुलम स्ट्रिक्टली वही फॉलो कर रहे हैं जो हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटी का है। अच्छा। इसका एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, मैंने कहा इसमें कई यूनिक चीज़ें हैं। ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी होगी दुनिया की जिसमें आप एक डिपार्टमेंट में पढ़ रहे होंगे तो आपको एक गैर मुल्की यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलेगी, दूसरे डिपार्टमेंट में पढ़ रहे होंगे तो किसी दूसरे गैर मुल्की यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलेगी। तो 8 अलग अलग ममालिक से 8 अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपनी डिग्री दे रहे होंगे। तो हम जो करिकुलम क्या पढ़ाएंगे, किस तरह इम्तिहान लेंगे, फैकल्टी की पूरी जो ट्रेनिंग है वो स्ट्रिक्टली उनको फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ जो तब्दील किया है वो हमने अपनी कौमी ज़रूरियात को सामने रखते हुए किया है। अच्छा। कि हमारे क्या कुदरती वसाइल हैं, किन चीज़ों पे हम जोर दे रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में मिनरल वेल्थ जो है, मादनियात बहुत हैं। अब उन कौन से मादनियात हैं, तो जो मिनरल्स का हम एक सेंटर कायम कर रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी में, मिनरल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग का। वो एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम फोकस करेंगे अपने मादनियात पे, ना कि जो चाइना में इंटरेस्टेड हैं, ताकि हम अपने जो हमारे यहाँ जो पाए जाते हैं बलूचिस्तान में या KP में, इन मादनियात को एक्सट्रैक्ट करें, प्रोसेस करें और फाइनल प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करें। यहाँ
वहाँ पे हमने इसको मॉडिफाई किया है, वरना जो चेंजेस हैं वो बिल्कुल हमने स्ट्रिक्टली उन्हीं के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज गैर ममालिक की आएंगी, एवेल्युएट करेंगी कि इसका मायार वो है या नहीं, और फिर डिग्री देने पर राजी होंगी अपनी। तो वी आर फॉलोइंग देम एक्सेप्ट वी आर मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू आवर नेशनल नीड्स। ओके डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सारे प्रोसेस के बाद हम ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि या तो वो अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे या वो इंडस्ट्री में किसी अच्छी पोजीशन पे जाके काम करे। लेकिन हमारा जब इंडस्ट्रियलिस्ट से हम लोग मिले और जब बच्चे इवन इंटर्नशिप के लिए भी जाते हैं तो उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बिकॉज हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हमारी एजुकेशन पे और हमारी एक्सपर्टीज़ पे, इवन हम PhD भी कर लें तो उस पर रिलाई नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें उस लेवल के एक्सपर्ट लेवल की स्किल्स नहीं आती। तो इस माइंडसेट को हम कैसे चेंज कर सकेंगे? इसको शुरू से हमने इंडस्ट्रीज़ को इस यूनिवर्सिटी में मेजर इंडस्ट्रीज़ को पाकिस्तान की शुरू में से ही शामिल किया है टेक्नोलॉजी पार्क के ज़रिए। जो मैंने कहा था 3 सुतून हैं, तो एक सुतून जो है वो सिर्फ इंडस्ट्री पे फोकस्ड है, जिसमें हमारी इंडस्ट्री और चाइनीज़ और ऑस्ट्रियन इंडस्ट्री। तो जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है और जो हमारे बच्चों की ट्रेनिंग होगी वो भी उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंटर्नशिप करेंगे। तो उनको शुरू से साथ लेके चल रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और प्रोडक्ट की कमर्शलाइजेशन में। तो ये जो गैप रहता है कि हमारे बच्चे पढ़ते अलिफ हैं और ज़रूरियात जो हैं वो बे की होती हैं, वो जो है वो फिर नहीं होगा। वो सनतकार जो हैं वो समझेंगे कि हमारी क्या, जैसे मिसाल के तौर पे सियालकोट में जो हम काम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ इंटेंसिव इंटरेक्शन रही मेरी। गुजरात के गुजरांवाला के चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कई मीटिंग्स हुई, फिर हमने ये तय किया कि क्या पढ़ाएं। उनके यहाँ स्पोर्ट्स गुड्स हैं तो हमारी स्पोर्ट्स गुड्स की क्वालिटी कैसे बेहतर हो सकती है। उनके यहाँ सर्जिकल गुड्स हैं, सर्जिकल गुड्स में कौन सी कोटिंग्स होनी चाहिए ताकि उनकी एक्सपोर्ट बढ़े। वो सब चीज़ें हम इसमें सियालकोट की यूनिवर्सिटी में शामिल कर रहे हैं। इसी तरीके से जो हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं उसमें हम जो पढ़ा रहे हैं और जो तहकीक कर रहे हैं वो सनत को साथ लेके मिल के शुरू से चल रहे हैं, ताकि ये जो गैप है वो ना हो, जो बहुत अहम है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो सनत के ऊपर दिखाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच एंड बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। बहुत सारे इनिशिएटिव पाकिस्तान में आपने साइंस और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए लिए और ये काम भी आपके हाथों सरअंजाम हुआ, और हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि पाकिस्तान में इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक नेटवर्क हो, ताकि बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन अपने सब्जेक्ट में जो है उसको अवेल करना और अप्रोच करना एक ख्वाब ना लगे। और डेफिनेटली हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं और दोबारा पाकिस्तान में आते हैं तो जो वो वहाँ पर पढ़ के आते हैं वो यहाँ पर फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो अपने जब इंफ्रास्ट्रक्चर में रह के सीखेंगे, अपने रिसोर्सेज में रह के, और उनको इम्प्लीमेंट करने के भी मौके उनको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फॉर योर टाइम एंड फॉर योर नाइस वर्ड्स। थैंक यू। थैंक यू।